हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक की एक्सरसाइज और आज हम करेंगे डिफाइन द फॉलोइंग। तो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग। आपको कोयर, फ्लेक्स, हेम्प, रेमी, साइसेल और कैपॉक फाइबर को डिफाइन करना है। ठीक है, हमें डिफाइन करना है कोयर, फ्लेक्स, हेम्प, रेमी, साइसेल, कैपॉक फाइबर को। तो हमारा आंसर है कोयर से हम स्टार्ट करते हैं। कोयर इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवर ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम। कोयर क्या है? एक फाइबर है जो हमें मिलता है कोकोनट पाम के फ्रूट से। कोकोनट पाम का जो फ्रूट होता है उससे हम कोयर फाइबर ऑब्टेन करते हैं। आपने नारियल पानी तो पिया ही है, तो नारियल पानी आपको मिलता है कोकोनट पाम का। जो ये नारियल पानी किससे मिलता है? कोकोनट पाम के फ्रूट से मिलता है। तो यही है हमारे कोकोनट पाम का फ्रूट। अब इस फ्रूट के साथ हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं। यूजुअली कोकोनट आर लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कोकोनट को छोड़ देते हैं यूजुअली अधिकतर पानी में कुछ महीने के लिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि पानी में ये कुछ दिन महीनों के लिए पड़ा हुआ है और ऊपर से सनलाइट पड़ रही है, तो क्या होता है इसका जो आउटर पार्ट होता है वो सूख भी जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। तो कुछ महीने के लिए पानी में छोड़ने से ये फायदा होता है कि इसका जो आउटर पार्ट होता है वो सनलाइट में सूख जाता है और वाटर में पड़े रहने से सॉफ्ट भी रहता है। The husk is then separated from the nut and beaten with wooden mallets and the machine is used to get the fiber। अब क्या करते हैं, ये जो हस्क है इसको सेपरेट कर लेते हैं नट से। हस्क को नट से सेपरेट कर लेते हैं। जो अंदर का जो फ्रूट है नारियल का, उससे हम हस्क को सेपरेट कर लेते हैं और क्या करते हैं इस हस्क को मैलेट में जो हथौड़ा होता है, वुडन का हथौड़ा होता है, उससे बीट करते हैं या फिर मशीनों का यूज करके हम क्या करते हैं फाइबर को गेट करते हैं। मशीनों से प्रोसेस करते हैं या फिर इस हस्क को वुडन मैलेट से बीट करते हैं, वुडन के हथौड़े से बीट करते हैं फाइबर गेट करने के लिए। ठीक है। द फाइबर देन स्पन एंड डाई एंड इज रेडी फॉर वीविंग। अब क्या होता है, अब हमने फाइबर ले लिया है। फाइबर लेने के बाद हम इसको स्पन करेंगे, डाई करेंगे ताकि हम वीविंग का प्रोसेस कर पाए। ठीक है। क्वालिटी ऑफ कोयर डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब आपका जो कोयर फाइबर है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने उसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि आपके कोयर फाइबर की क्वालिटी कैसी होगी। उसके कलर पे और कलर एंड लेंथ ऑफ द फाइबर, उसका कलर कैसा है, उसकी लेंथ कैसी है फाइबर की, एंड द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, और उसमें इम्प्योरिटी कितनी है। अगर आपका कोयर फाइबर है उसको एक्सट्रैक्ट करने में जो आपने कोयर फाइबर एक्सट्रैक्ट किया है उसका कलर कैसा है, उस फाइबर की लेंथ कैसी है, उसमें इम्प्योरिटी तो ज़्यादा नहीं है, इस सब पे डिपेंड करता है कोयर फाइबर कैसा होगा। उस कोयर फाइबर की क्वालिटी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। Coir is used to make several household products and also used as stuffing is इन मैट्रेस एंड पिलो। अब कोयर का यूज करते हैं हम बहुत तरह के हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है। और इसके अलावा हम जो मैट्रेस होते हैं, जो गद्दे होते हैं, पिलो वगैरह होते हैं, उनमें स्टफिंग में के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। तो कोयर फाइबर आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हम फाइबर ही डिफाइन कर रहे हैं, कोयर, फ्लेक्स, हेम्प, रेमी, साइसेल एंड कैपॉक। तो कोयर फाइबर हमें मिलता है जो नारियल, जो कोकोनट पाम होता है उसका जो फ्रूट होता है ग्रीन कलर का, उसको हम क्या करते हैं पानी में कुछ महीने के लिए छोड़ देते हैं। पानी में ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और ऊपर से सनलाइट पड़ती है तो ये सूख भी जाता है। अब ये क्या करते हैं, इस फ्रूट का जो आउटर पार्ट होता है उसे तो हम हस्क बोलते हैं। उस हस्क को हम ले लेते हैं, अलग कर लेते हैं नट से। हस्क को नट से अलग कर लेते हैं और इस हस्क को वुडन मैलेट से बीट करते हैं या फिर मशीनी प्रोसेस करके फाइबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस फाइबर को हम स्पन करेंगे, डाई करेंगे
ताकि हम इसकी वीविंग कर सकें। अब आपका जो कोयर फाइबर है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया है। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट किया है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। साथ में उसका कलर कैसा है, फाइबर की लेंथ कैसी है और उसमें इम्प्योरिटी कितनी है, इस सब पे डिपेंड करता है कोयर फाइबर की क्वालिटी। हम इससे कई तरह के हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना लेते हैं और इसके अलावा हम स्टफिंग में भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मैट्रेस है, गद्दे या पिलो वगैरह में स्टफिंग कर लेते हैं हम इस फाइबर की। ठीक है, अब हम फ्लेक्स फाइबर को देख लेते हैं। फ्लेक्स क्या है? इट इज़ अ नेचुरल सेलुलोज फाइबर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। ये एक नेचुरल सेलुलोज फाइबर है जो कि फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। इस फाइबर में सेलुलोज होता है क्योंकि ये प्लांट से मिलता है और प्लांट के पास सेलुलोज होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये क्या है? एक नेचुरल सेलुलोज फाइबर है जो कि हमें फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। द फाइबर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट। यह फाइबर हमें मिलता है फ्लेक्स प्लांट के स्टेम की स्किन से। तो फ्लेक्स प्लांट का जो स्टेम होता है उससे हमें मिलता है ये फाइबर। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टेम जस्ट लाइक जूट फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। अब इसका जो वुडी स्टेम होता है उसी से ही हम इस फाइबर को लेते हैं, सेपरेट करते हैं और इसमें वही प्रोसेस चलता है जैसा कि जूट फाइबर में जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वही प्रोसेस यूज़ करके हम इसके स्टेम से फाइबर ले लेते हैं। जैसे कि जूट फाइबर लेने के लिए हम रेटिंग का प्रोसेस करते हैं, वही प्रोसेस करके हम इससे भी फाइबर ले सकते हैं। स्टूडेंट, फ्लेक्स प्लांट के स्टेम से फाइबर लेने के और भी कई प्रोसेस हैं, जैसे कि केमिकल प्रोसेस भी है। इसके अलावा क्या करते हैं, फ्लेक्स प्लांट को क्या करते हैं, ग्राउंड में फैला देते हैं। तो क्या होता है, ग्राउंड में दोपहर में जब धूप पड़ती है और रात में जब ओस गिरती है तो इसका जो अपर पार्ट होता है वह क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है और फिर फाइबर ले लिया जाता है। तो फ्लेक्स प्लांट से फाइबर लेने के और भी कई तरीके हैं, पर आप एग्जाम में इतना ही लिख लीजिएगा कि दे आर सेपरेट फ्रॉम द वुडी स्टम जस्ट लाइक जूट फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। जैसे कि जूट फाइबर से रेटिंग का प्रोसेस करके हम उसके स्टेम से फाइबर ले लेते हैं, वैसे ही हम फ्लेक्स प्लांट से भी फाइबर ले लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्स फाइबर इज सॉफ्ट, लस्टर एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्स का जो फाइबर होता है वो सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। इट इज स्ट्रोंगर बट लेस इलास्टिक देन कॉटन फाइबर। ये स्ट्रोंगर तो होता है लेकिन कॉटन फाइबर के अकॉर्डिंग लेस इलास्टिक होता है। ये इसमें कमी है कॉटन फाइबर के अकॉर्डिंग। फ्लेक्स फाइबर आर मेनली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ रोप एंड हाई क्वालिटी पेपर। अब फ्लेक्स फाइबर का यूज करते हैं रोप बनाने में और हाई क्वालिटी का पेपर बनाने में हम इसका यूज कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया फ्लेक्स फाइबर ये क्या है। ये फाइबर है नेचुरल सेलुलोज फाइबर है जो कि हमें फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके स्टेम से, स्किन ऑफ स्टेम से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसमें वही प्रोसेस चलता है जो जूट प्लांट के स्टेम से जिस तरह से हम फाइबर लेते हैं उसी तरह से हम फ्लेक्स प्लांट के स्टेम से भी फाइबर ले सकते हैं रेटिंग का प्रोसेस करके। ये सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, पर इलास्टिसिटी के मामले में कॉटन फाइबर से कम होता है। इलास्टिसिटी के मामले में कॉटन फाइबर से कम होता है। इस फाइबर का बहुत सारे यूज़ हैं, रोप बना सकते हैं और हाई क्वालिटी का पेपर बना सकते हैं। मेनली इसके ये यूज़ हैं कि आप रोप बना लो और हाई क्वालिटी का पेपर बना लो। हेम्प देख लेते हैं, हेम्प फाइबर का क्या है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। ये हेम्प प्लांट के स्टेम से मिलता है। तो आपको फ्लेक्स भी, जूट, फ्लेक्स और हेम्प ये आपको मिल रहे हैं प्लांट के स्टेम से। तो फ्लेक्स, जूट और हेम्प फाइबर आपको मिलते हैं प्लांट के स्टेम से, आप याद रखिए। दिस प्लांट ग्रो इन लोमी सॉइल। यह प्लांट ग्रो होता है लोमी सॉइल में। इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग मॉनसून और ये मॉनसून सीजन में ग्रो होता है। हेम्प फाइबर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप, कारपेट, नेट, क्लॉथ्स एंड पेपर। अब इसको क्या है, हेम्प फाइबर्स का हम
हम यूज़ कर सकते हैं रोप बनाने में, कारपेट बनाने में, नेट, क्लॉथ्स एंड पेपर बनाने में। दीज फाइबर आर ऑल्सो यूज टू मेक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक। इस फाइबर का यूज हम स्पेशल काइंड का प्लास्टिक बनाने में भी कर सकते हैं, जो कैसा होता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो स्पेशल काइंड का प्लास्टिक भी बना सकते हैं हम हेम्प प्लांट से मिलने वाले फाइबर से। तो आप देखिए कि है ना, हम आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा प्लांट है जिसके स्टेम से आप फाइबर लेते हैं, तो आप फ्लैक्स लिख सकते हैं, हेम्प लिख सकते हैं, जूट लिख सकते हैं। ठीक है ना, इन प्लांट के आप स्टेम से ले सकते हैं फाइबर। अब हेम्प प्लांट को एक बार और देख लेते हैं। हेम्प फाइबर को इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट के स्टेम से मिलता है। दिस प्लांट ग्रो इन लॉमी सॉइल में ग्रो होता है। इट इज ग्रोन ड्यूरिंग मानसून सीजन में ग्रो होता है और लॉमी सॉइल में ग्रो होता है। हेम्प फाइबर आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ रोप, कारपेट, नेट, क्लॉथ्स एंड पेपर। दिस फाइबर आर ऑल्सो यूज टू मेक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक। इससे हम स्पेशल काइंड का प्लास्टिक भी बना सकते हैं। अब स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, कोयर, फ्लैक्स और हेम्प तो हमने देख लिया है, रेमी, साइसेल और कैपॉक हम हमारी अगली स्लाइड में देख लेते हैं। रेमीज फाइबर क्या है? दिस फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ रेमीज प्लांट। यह फाइबर हमें मिलता है रेमीज प्लांट के स्टेम से। रेमीज फाइबर आर यूज इन मेकिंग कैनवास, पैराशूट, फिशिंग नेट एक्सेट्रा। रेमीज फाइबर का यूज करते हैं हम कैनवास बनाने में, पैराशूट बनाने में और फिशिंग नेट बनाने में। कैनवास क्या है? पेंटिंग वगैरह का जो एक स्ट्रक्चर सा बनाया जाता है ना, उसे कहते हैं कैनवास। तो कैनवास, पैराशूट और फिशिंग नेट बनाने में हम इसका यूज करते हैं। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कैसा होता है कैनवास। आप एक बार जाके चैप्टर में देख लीजिएगा और आप एक बार पूरा चैप्टर ही पढ़ लीजिएगा, आपको ये सब इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। तो कैनवास, पैराशूट, फिशिंग नेट बनाते हैं हम रेमीज फाइबर से। साइसेल देख लेते हैं। साइसेल क्या है? दीज फाइबर आर मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ साइसेल प्लांट। साइसेल फाइबर हमें मिलता है साइसेल प्लांट की लीव्स से। ठीक है, उसकी पत्तियों से निकालते हैं हम साइसेल फाइबर। साइसेल फाइबर आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप, मैटिंग एक्सेट्रा। अब साइसेल फाइबर से हम रोप और मैट वगैरह बना लेते हैं, चटाइयाँ वगैरह बना लेते हैं और रस्सियाँ वगैरह बना लेते हैं हम साइसेल प्लांट से मिलने वाले साइसेल फाइबर से। हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, कौन से प्लांट से कौन सा फाइबर मिलता है। ये जो साइसेल, कैपॉक, रेमीज प्लांट से मिलने वाले फाइबर को डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो अब हम कैपॉक देख लेते हैं। कैपॉक फाइबर हमें किस तरह से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लूफी येलोइश फाइबर सराउंडिंग द शीड ऑफ द सिल्क कॉटन प्लांट। अब ये क्या होता है? फ्लूफी येलोइश फाइबर होता है जो कि आपको मिलता है सिल्क कॉटन प्लांट के शीट के सराउंडिंग होता है। ये जो होता है, ये सिल्क कॉटन प्लांट जब इसका जो फ्रूट होता है वह ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का फ्रूट जब मैच्योर हो जाता है तो ब्रस्ट हो जाता है और इसके सराउंडिंग फ्लूफी येलोइश कलर का फाइबर आ जाता है, जिसे जो इसके अंदर होता है शीट। जब मैंने आपको कैपॉक पढ़ाया था तब मैंने आपको विद इमेज बताया था कि कैपॉक का प्लांट का फ्रूट कैसा होता है जब वो ग्रीन कलर का होता है और जब वो मैच्योर होता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है और उसके अंदर होता है शीड और उसके सराउंडिंग होता है फ्लूफी येलोइश फाइबर। ठीक है। अब देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लूफी येलोइश फाइबर सराउंडिंग द शीड ऑफ सिल्क कॉटन प्लांट। इसको सिल्क कॉटन प्लांट के नाम से भी जानते हैं और कैपॉक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इससे हमें फाइबर के रूप में मिलता है सिल्क कॉटन और कैपॉक। अब नाम जैसा प्लांट का नाम है वैसा ही फाइबर मिलेगा। साइसेल प्लांट से साइसेल फाइबर, रेमीज प्लांट से रेमीज फाइबर। ठीक है। हेम्प और आपको फ्लेक्स प्लांट से फ्लेक्स फाइबर मिलता है और जिसको फ्लेक्स हम लिलेन भी कहते हैं। फ्लेक्स फाइबर से, फ्लेक्स प्लांट से मिलने वाले फाइबर को लिलेन भी कहते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए देती जा रही हूँ ताकि और किसी तरह का क्वेश्चन बन जाए तो आप वह भी कर पाए। ठीक है। अब आप देखिए, और एक चीज़ आप और देखिए कि आपको हेम्प, फ्लैक्स, जूट और रेमीज प्लांट के स्टेम से आप फाइबर ले रहे हैं। जूट, हेम्प,
फ्लैक्स और रेमिस प्लांट के स्टेम से आप फाइबर ले रहे हैं, ठीक है। तो कैपॉक प्लांट को सिल्क कॉटन प्लांट भी कहते हैं और कैपॉक प्लांट भी कहते हैं। इससे मिलने वाले फाइबर को सिल्क कॉटन और कैपॉक फाइबर दोनों के ही नाम से जानते हैं। इट्स फाइबर इज नॉन एज कैपॉक। इट इज लाइट एंड वाटर रिपेलेंट। ये लाइट होता है और वाटर रिपेलेंट होता है। वाटर रिपेलेंट से क्या मतलब है कि इस पे पानी से इफेक्टेड नहीं होता, इस पे पानी का असर नहीं होता, इस फाइबर पे पानी का असर नहीं होता है, ठीक है ना। व्हेन इट फ्रूट ब्रस्ट ओपन कॉटन लाइक कैपॉक इज एक्सपोज्ड। अब क्या होता है, जब इसका फ्रूट ब्रस्ट होता है तो कॉटन जैसा कैपॉक एक्सपोज हो जाता है। इसका फ्रूट इसमें भी वही प्रोसीजर होता है जो कॉटन फाइबर लेते समय होता है, वही सारा प्रोसीजर होता है और इसका फ्रूट भी लगभग वैसा ही दिखता है, लगभग जैसे उसी तरह से एक्सपोज होता है जैसे कि कॉटन का होता है। इसका थोड़ा लंबा होता है और हमारा कॉटन का क्या होता है, फूलों जैसा, थोड़ा फूल जैसा दिखता है, ठीक है। तो क्या है, व्हेन इट्स फ्रूट ब्रस्ट ओपन कॉटन लाइक कैपॉक इज एक्सपोज। कैपॉक फाइबर आर यूज इन मेकिंग लाइफ प्रिजर्वर स्टफिंग मटेरियल। अब कैपॉक फाइबर का हम यूज करते हैं लाइफ प्रिजर्वर बनाने के लिए। लाइफ प्रिजर्वर क्या होते हैं, वो रिंग जैसे होते हैं ना, जो रिंग जैसे होते हैं और जिनके ऊपर आप बैठ के आप जब वाटर वगैरह में जाते हैं तो आप उनको अपने अंदर डाल के आप सेफ रहते हैं, वो कहलाते हैं लाइफ प्रिजर्वर। मैंने इमेज दिखाई थी चैप्टर पढ़ाते समय। और स्टफिंग मटेरियल बना सकते हैं। तो आपने देख लिया कि कैपॉक के प्लांट कैसा होता है। कैपॉक का प्लांट कॉटन के प्लांट जैसा ही प्रोसीजर होता है और उसका फ्रूट भी ग्रीन कलर का होता है कॉटन के प्लांट जैसा ही। पर जब ये ब्रस्ट हो जाता है तो थोड़ा सा इसका जो फाइबर होता है वो थोड़ा लंबा आता है और कॉटन के प्लांट का फाइबर आता है थोड़ा फ्लावर शेप में, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, डिफाइन करने को कह रहा है। अल्पाका, लामा, कश्मीरी गोट, अंगारो रैबिट और अंगारो गोट और याक को डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है। ये सब एनिमल है जो कि वूल देते हैं, तो इनको डिफाइन करना है आपको। अल्पाका और लामा को देख ले, एनिमल दैट आर मेंबर ऑफ कैमल फैमिली। ये कैमल फैमिली के मेंबर हैं अल्पाका और लामा। अब ये दीज एनिमल फाइबर आर सॉफ्ट, वार्म एंड लाइट वेट। इन एनिमल से जो फाइबर मिलता है वह कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, वार्म होता है और लाइट वेट होता है और काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का फाइबर मिल पाता है अल्पाका और लामा से। शीप से तो आपको मिल ही रहा है फाइबर, इन एनिमल से भी फाइबर मिलता है। तो अगर ये आ जाए तो इनको भी आप डिफाइन कर दीजिएगा 2-4 लाइनों में। देखिए कश्मीरी गोट के बारे में क्या है, फाउंड ओनली इन माउंटेन ऑफ चाइना एंड तिब्बत। ये हमें मिलती है चाइना और तिब्बत के माउंटेन पर, ठीक है, वहीं पे ही मिलती है। ये कश्मीरी गोट मिलती है चाइना और तिब्बत के माउंटेन पर। कश्मीरी गोट हेयर इज एक्सट्रीमली soft, resilient and easy to dye fiber. These rare and expensive fiber is combed one a year. अब कश्मीरी गोट का जो फाइबर होता है वह कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, रेजिलेंट मतलब लचीला होता है और इसको डाई करना इजी होता है, इजी टू डाई होता है और ये बहुत ही रेयर फाइबर है, एक्सपेंसिव है, काफ़ी रेयर है, एक्सपेंसिव फाइबर है और इसको साल में एक बार ही कॉम्ब किया जाता है, साल में एक बार ही निकाला जाता है कश्मीरी गोट का फाइबर, जो कि काफ़ी रेयर है, एक्सपेंसिव है, रेजिलेंट है और इजी टू डाई है। और हमें क्या है, ये मिलता है चाइना और तिब्बत के माउंटेन पे पाई जाती है ये कश्मीरी गोट। अब अंगारो रैबिट देख लेते हैं। अंगारो रैबिट क्या है, अंगारो रैबिट फाइबर इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फ्लूफी एंड वार्म। अंगारो रैबिट का जो फाइबर होता है वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है, फ्लूफी होता है और वार्म होता है। ये जितने भी एनिमल हैं, अल्पाका, लामा, कश्मीरी गोट, अंगारो रैबिट, अंगारो गोट, याक, इन सब से हमें मिल जाता है वूल। शीप के अलावा ये भी हमें वूल देते हैं। तो अब हमारे बच्चे क्या हैं, अंगारो गोट बचा है और याक बचा है, वह भी हम देख लेते हैं। अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट की तरह हम अंगोरा गोट से भी वूल ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट पिछली स्लाइड में मैंने शायद अंगारो बोल दिया था, तो वो अंगारो नहीं है, आप उसे करेक्ट कर लीजिए, सही वर्ड है अंगोरा गोट, ठीक है। अंगोरा गोट और अंगोरा रैबिट सही वर्ड है।
ठीक है, तो अंगोरा गोट देख लेते हैं। अंगोरा गोट इज फाउंड इन हिली रीजन सच एंड जम्मू एंड कश्मीर। अंगोरा गोट हमें मिलती है हिली रीजन में, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में अंगोरा गोट हमें मिलती है। अंगोरा गोट फ्लीस आर कोल्ड मोहेर। अंगोरा गोट के फ्लीस को हम मोहेर कहते हैं। अंगोरा गोट का फ्लीस क्या कहलाता है? मोहेर कहलाता है। मोहेर इज एक्सट्रीमली लाइट वेट, और मोहेर जो है वो काफ़ी लाइट वेट होता है, एक्सट्रीमली लाइट वेट होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी काफ़ी डिमांड है। मोहेर जो अंगोरा गोट का फ्लीस है उसकी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि वह एक्सट्रीमली लाइट वेट होता है। याक देख लेते हैं। एनिमल फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख, वी ऑल्सो गेट वूल फ्रॉम याक। एनिमल जो कि हमें तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, तिब्बत और लद्दाख में मिलता है याक, और इससे भी हम वूल ऑब्टेन कर पाते हैं। इससे भी हम इसके फाइबर से भी हमें वूल मिल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो हेयर होता है ना इसके बॉडी पे, उससे भी हम वूल ऑब्टेन कर पाते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। डिफाइन है वीविंग और निटिंग। वीविंग और निटिंग को आपको डिफाइन करना है। स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैंने डिफाइन करने को कहा है वीविंग और निटिंग। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन जाए, एक्सप्लेन हाउ मेक यार्न फॉर्म, ये मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न, है ना। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन जाए कि मेक हाउ फैब्रिक फ्रॉम यार्न, तो भी आप ये वाला आंसर लिख सकते हो कि भाई आप फैब्रिक, यार्न से आप फैब्रिक कैसे बना सकते हो, है ना। आप यार्न से फैब्रिक कैसे बना सकते हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ मेक फैब्रिक फ्रॉम यार्न, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। The two main process of making fabric from yarn are weaving and knitting। अब दो मेन प्रोसेस है फैब्रिक बनाने के यार्न से। यार्न से फैब्रिक बनाने के दो मेन प्रोसेस है, वीविंग एंड निटिंग। यार्न आपके पास है, आप यार्न से फैब्रिक बना सकते हो, और उसमें आप दो प्रोसेस यूज करेंगे, वीविंग और निटिंग का। तो वीविंग देख लेते हैं। सबसे पहले वीविंग में आप क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यहाँ पे वीविंग में क्या करते हैं, हम यार्न के दो सेट को आपस में जोड़ के बनाते हैं, वीविंग करते हैं। क्या होता है, यार्न के दो सेट होता है, एक सेट बंधा होता है लेंथ वाइज, और दूसरा सेट जो होता है यार्न का, उस लेंथ वाइज बंधे हुए यार्न के सेट में से गुजारा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाती है वीविंग। तो हमें वीविंग करते समय यार्न के दो सेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, वीविंग इज डन इन हैंडलूम इन विच अ शटल कैरीज द यार्न बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द यार्न प्लेस लेंथ वाइज। अब जो यार्न लेंथ वाइज बंधे हुए हैं, उन यार्न में से शटल को गुजारा जाता है बैक एंड फोर्थ, है ना। जो लेंथ वाइज बंधे हुए जो यार्न हैं उनमें से शटल को गुजारते हैं, जिसमें क्या है, धागा है। इस शटल के अंदर धागा है, तो इस शटल को गुजारते हैं इधर उधर लेंथ वाइज बंधे हुए धागों से। एक बार इस साइड से गुजारते हैं, एक बार दूसरी साइड से गुजारते हैं, और फिर क्या बन जाता है, क्लॉथ वीव हो जाता है। मैंने आपको GIF दिखाई थी चैप्टर पढ़ाते समय कि कैसे वीविंग होती है हैंडलूम में। हैंडलूम में कैसे वीविंग होती है, उसका सेटअप किस तरह का होता है, किस तरह से थ्रेड लेंथवाइज बंधे होते हैं, और कैसे लेंथवाइज बंधे हुए धागों में से शटल को गुजारा जाता है, वह सब मैंने आपको GIF दिखा के बताया था। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, तो आप एक बार चैप्टर जाके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वीविंग इज डन Weaving is done in handloom in which a shuttle carries the yarn back and forth across the yarn place lengthwise. In big industry, power loom are used. The woven fabric is then dye, bleach और polish. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिग इंडस्ट्री में पावर लूम का यूज किया जाता है वीव करने के लिए, फैब्रिक वूव करने के लिए पावर लूम का यूज किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, लार्ज स्केल पे वीविंग हो जाती है। हैंडलूम में तो क्या होता है कि लार्ज स्केल पे वीविंग नहीं होती है, क्योंकि सारा वर्क होता है मैनुअली। तो मैनुअली वर्क होता है तो इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन पावर लूम में मशीनों से काम होता है, तो फिर क्या होता है, लार्ज स्केल पे वीविंग हो पाती है और लार्ज स्केल पे फैब्रिक प्रोडक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, प्रोडक्शन हो पाता है फैब्रिक का लार्ज स्केल पे।
अब इसके बाद क्या होता है, फैब्रिक तैयार होने के बाद उसकी ब्लीचिंग होती है, ब्लीच्ड होता है। ब्लीच में क्या होता है, उसमें और भी ज़्यादा क्लीननेस आ जाती है ब्लीच करने के बाद, और पॉलिश की जाती है, उसकी पॉलिश की जाती है और ब्लीच किया जाता है। ठीक है, तो वीविंग आपको समझ में आ गया। वीविंग में क्या होता है, यार्न के 2 सेट होते हैं, एक सेट को लेंथ वाइज बांधा जाता है और दूसरे सेट को उस लेंथ वाइज बंधे हुए थ्रेड में से गुजारा जाता है, और इस तरह से हो जाती है वीविंग। अब आप देखिए, एक बार और पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग इज डन इन हैंडलूम इज विच अ शटल कैरीज द yarn बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द yarn प्लेस लेंथ वाइज, है ना। तो वीविंग में शटल को गुजारा जाता है लेंथ वाइज बंधे हुए yarn से बैक एंड फोर्थ। ठीक है। इन बिग इंडस्ट्री पावर लूम आर यूज द वूवन फैब्रिक इज देन डाई ब्लीच और पॉलिश। बिग इंडस्ट्री में पावर लूम का यूज किया जाता है फैब्रिक वूवन करने के लिए, और उसके बाद हम करते हैं फैब्रिक बनाने के बाद जो प्रोसेस होता है वीविंग में, वो होता है ब्लीचिंग और पॉलिश। उसमें क्या होता है, फैब्रिक और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, उसके बाद बनाए जाते हैं ड्रेस मटेरियल। ठीक है, अब निटिंग देख लेते हैं। निटिंग का प्रोसेस क्या है। इन दिस प्रोसेस अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब इस प्रोसेस में सिंगल यार्न का यूज किया जाता है फैब्रिक का पीस बनाने के लिए। स्वेटर, सॉक्स, मफलर आर निटेड फ्रॉम वूलन यार्न। अब वूलन यार्न से हम क्या करते हैं, स्वेटर बना लेते हैं, सॉक्स बना लेते हैं, मफलर बना लेते हैं। इस तरह के चीज़ों को हम निटेड कर पाते हैं निटिंग में। ठीक है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बाय मशीन। अब निटिंग आपके हैंड से भी हो सकती है और मशीनों द्वारा भी हो सकती है। हैंड से निटिंग करते हुए तो आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, स्वेटर वगैरह बनाती हैं आपकी मम्मी एक सिंगल यार्न का यूज करके, वह होती है हैंड बाय हैंड निटिंग। और मशीनों से निटिंग होती है, वह मैंने आपको दिखाया था चैप्टर पढ़ाते समय कि मशीनों से निटिंग किस तरह से होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है वीविंग और निटिंग को। अब हम हमारे 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, डिफाइन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री में किस तरह के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड रहते हैं, यह आपको बताना है। आंसर है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री में कौन कौन से ऑक्यूपेशनल हैजार्ड रहते हैं, वह हमने यहाँ पे 4 पॉइंट में लिखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वर्किंग इन क्रैम्प्ड पुअरली वेंटिलेटेड रूम ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ सिल्क लीड टू बी ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही क्रैम्प्ड पुअरली और वेंटिलेटेड रूम में प्रोडक्शन करने से सिल्क का ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है वर्कर्स को। वर्कर्स जो काम करते हैं जहाँ पे वो रूम होते हैं बहुत ही क्रैम्प्ड पुअरली वेंटिलेटेड, तो क्रैम्प्ड से मतलब क्या है, बहुत ही सकड़े और ऐसे रूम जहाँ पे हवा वगैरह आने की अच्छे से व्यवस्था नहीं है। अब क्या होता है, ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन करता है टेक। अब रूम है ऐसे हैं जहाँ वेंटिलेशन की सही व्यवस्था नहीं है, तो वर्कर्स कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यहाँ पे यही लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट फिर से पढ़ लेते हैं, वर्किंग इन क्रैम्प्ड poorly ventilated room during production of silk lead to breathing problems। अब सेकंड पॉइंट क्या है, हैंडलिंग ऑफ डेड वॉर्म्स विद बेयर हैंड रिजल्ट इन इन्फेक्शन एंड इलनेस अमंग वर्कर्स। अब क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो डेड वॉर्म को हैंडल करते हैं बेयर हैंड से। बेयर हैंड से मतलब है नंगे हाथों से, ऐसे जिनमें ना तो कोई ग्लव्स है ना दस्ताने हैं। तो बेयर हैंड से डेड वॉर्म को हैंडल करने से क्या होता है, वर्कर्स को इन्फेक्शन हो जाता है और कई तरह की इलनेस हो जाती है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं वर्कर्स के बीच में। तो यहाँ पे यही लिखा है, हैंडलिंग ऑफ डेड वॉर्म विद बेयर हैंड रिजल्ट इन इन्फेक्शन एंड इलनेस अमंग वर्कर्स। अब 3 पॉइंट देख लेते हैं, वर्कर्स हैव टू फोकस ऑन फाइन थ्रेड बीइंग रील्ड एंड हैव टू स्टैंड फॉर 12-6 आवर अ डे which result in back vision problem and leg deformities like bow leggedness। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्कर्स काम कर रहे हैं फाइन थ्रेड लेने के लिए, फाइन थ्रेड को रील्ड करने के लिए 12 से 16 घंटे वह खड़े हुए हैं। अब 12 से 16 घंटे वर्कर्स खड़े हुए हैं फाइन थ्रेड रील्ड करने के लिए और उनका फोकस उसी पर ही है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, 12 से 16 घंटे खड़े रहने से वर्कर्स को बैकएक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाना। बैकएक प्रॉब्लम मतलब क्या है, कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाना। अब उसमें क्या, उसके कई कारण होते हैं, बैकएक प्रॉब्लम के, कमर दर्द के कई कारण होते हैं। यहाँ पे कारण क्या है, रेगुलरली खड़े रहना बैकएक प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। ठीक है, अब क्या, विजन प्रॉब्लम हो जाती है और लेग डिफॉर्मिटीज भी हो जाती है उनको। लेग डिफॉर्मिटीज में क्या होता है, बो लेगनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें क्या होता है, उनके जो नी के नीचे के लेग होते हैं वो क्या होते हैं, धनुषाकार हो जाते हैं, बैंड से हो जाते हैं। आप यहाँ पर इस इमेज को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो नी के नीचे के जो लेग है वो क्या है, धनुषाकार हो गए हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है रेगुलरली 12 to 6 आवर स्टैंड रहने के कारण। फाइन थ्रेड लेना है तो खड़े हुए हैं भाई 12 से 16 घंटे, और इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, कमर में दर्द हो गया, और क्या हो गया, विजन प्रॉब्लम हो गई, रेगुलरली एक ही जगह ध्यान लगाए हुए हैं तो विजन प्रॉब्लम हो गई, और लेग डिफॉर्मिटीज हो गई, जिसमें क्या है, बो लेगनेस की समस्या हो गई। ठीक है, बैकएक प्रॉब्लम कई कारणों से होती है, लेकिन यहाँ पे बैकएक प्रॉब्लम का रीजन क्या हो रहा है, 12 से 16 घंटा खड़े रहना। ठीक है, अब डिपिंग ऑफ कोकोन इन बॉइलिंग वाटर इज डन मैनुअली, दिस मेक द वर्कर्स स्किन रॉ ब्लिस्टर। अब जो क्या होता है, कोकोन को डिप किया जाता है बॉइल वाटर में मैनुअली। अब मैनुअली इंसानों द्वारा कोकोन को डिप किया जा रहा है बॉइल वाटर में, तो इससे क्या होता है, वर्कर्स को उनकी स्किन रॉ हो जाती है और उनकी हाथ पैरों में ब्लिस्टर आ जाते हैं। स्किन रॉ होने का मतलब है हाथ और पैरों की जो स्किन होती है वो उधड़ी उधड़ी सी हो जाती है और उसमें छाले भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, डिपिंग ऑफ कोकोन इन बॉइलिंग वाटर इज डन मैनुअली, दिस मेक द वर्कर्स स्किन रॉ एंड ब्लिस्टर। तो इस तरह से हमने डिफाइन द फॉलोइंग का क्वेश्चन 4 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, डिफाइन वार्प, वेल्फ और बॉबिन। आपको वार्प, वेल्फ और बॉबिन को डिफाइन करना है। आंसर है वार्प, थ्रेड रनिंग द लेंथ ऑफ द लूम अक्रॉस विच थ्रेड आर वूवन। वह थ्रेड जो लेंथ वाइज बंधे हुए होते हैं लूम में और उसमें से थ्रेड होकर गुजरता है वूवन करने के लिए। तो लेंथ वाइज बंधे हुए थ्रेड जिसमें से थ्रेड होकर गुजरता है वूवन करने के लिए, तो लेंथ वाइज बंधे हुए थ्रेड कहलाते हैं वार्प। तो वार्प क्या है, थ्रेड रनिंग द लेंथ ऑफ द लूम अक्रॉस विच थ्रेड आर वूवन। वेल्फ क्या है, वेल्फ देखिए, वेल्फ को फीलिंग कहते हैं भी कह सकते हैं, थ्रेड विच आर वूवन क्रॉस वाइज टू द वार्प टू फॉर्म द वेल्फ। अब वेल्फ क्या है, वह थ्रेड है जो क्रॉस वाइज गुजरते हैं, लेंथ वाइज बंधे हुए थ्रेड जिनको वार्प कहते हैं। तो वह थ्रेड जो वार्प में से क्रॉस वाइज गुजरते हैं और बनाते हैं नेट, उनको कहते हैं वेल्फ। तो क्रॉस वाइज गुजरने वाले थ्रेड वार्प में से जो नेट बनाते हैं, क्लॉथ वूव करते हैं, उनको हम कहते हैं वेल्फ। इमेज देख लीजिए, यहाँ पे इस इमेज में देखिए जो लेंथ वाइज थ्रेड है वह क्या है, हमारे वार्प है, और जो क्रॉस वाइज थ्रेड है वह क्या है, हमारे वेल्फ है। और इस तरह से एक नेट बनता है और क्लॉथ वूव होता है। ठीक है, अब बॉबिन देख लेते हैं। बॉबिन क्या है, बॉबिन देखिए, अ राउंड और ट्यूब शेप ऑब्जेक्ट around which thread is put often to go in a sewing machine। एक राउंड और ट्यूब शेप जैसा ऑब्जेक्ट होती है बॉबिन, जिसमें धागा लिपटा हुआ होता है, जिसके चारों ओर धागा लिपटा हुआ होता है और वह यूज होती है स्विंग मशीन में। तो यहाँ पे इमेज देख लो, इस तरह की होती है बॉबिन। आपके घर में मशीन है तो आपने इस तरह की बॉबिन देखी होगी अपने घर में। तो ये क्या है, राउंड है, ट्यूब शेप ऑब्जेक्ट है, जिसके चारों ओर धागा बंधा हुआ है और यह जाती है स्विंग मशीन में। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारे डिफाइन द फॉलोइंग के जो 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में हॉटेस्ट क्वेश्चन और कराऊंगी। आप स्टूडेंट घबराइए नहीं कि मैम आपने तो इतने सारे क्वेश्चन बना दिए, ढेर सारे एमसीक्यू, ढेर सारे फिल इन द ब्लैंक, ढेर सारा मैचअप और वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, गिव ए रीजन, डिफाइन, जाने क्या क्या, हम इतना सब कैसे याद करेंगे। तो स्टूडेंट घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, आप एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, मैचअप, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर तो याद कर लीजिए। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो।
और जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप ऐसा करिए, आपके स्कूल में आपके टीचर आपको जो बता रहे हैं आप वही याद करिए, बाकी के आप छोड़ दीजिए। क्योंकि क्या है, मैंने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन बनाए हैं वे यह सोच के बनाए हैं कि आपको किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको हेल्प मिले, आप यहाँ पे आंसर समझ सकते हैं और आपको आंसर भी मिल रहे हैं और आप आंसर को समझ भी पा रहे हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपकी हेल्प के लिए बनाए हैं। आप अपनी ज़रूरत के याद करिए और बाकी के छोड़ दीजिए। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, हॉटेस्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो लास्ट टॉपिक है, उसको भी हम हमारे अगले वीडियो में कर लेते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।